Good afternoon, all of you. Welcome back to my YouTube channel केमिस्ट्री बाय ज्योति चौहान। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री प्रैक्टिकल की फाइल कैसे बनानी है, प्रैक्टिकल कैसे लिखने हैं, उसी के बारे में डिटेल। तो इस वीडियो में आप फाइल कैसे बनानी है उसके बारे में जानेंगे और प्रैक्टिकल के जो पॉइंट हैं वो भी आप समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th में जो प्रैक्टिकल हैं केमिस्ट्री में, प्रैक्टिकल की जो मेथड हैं, जो प्रोसेस है, जो करते हैं प्रैक्टिकल में, उसे बोलते हैं केमिकल एनालिसिस, रासायनिक विश्लेषण। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे मेथड, बहुत सारी प्रोसेस यूज करके किसी भी केमिकल का या किसी भी केमिकल की जानकारी देना, मतलब उस केमिकल की पहचान बताना या फिर उस केमिकल की अमाउंट बता देना कि इस केमिकल की अमाउंट इतनी है। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl की ही बात की जाए तो NaCl में अगर हमें नहीं पता है कि ये NaCl है और किसी ने हमें दे दिया और हमसे कह दिया कि इसे बताओ ज़रा क्या है ये, तो उसमें कुछ मेथड यूज होंगे, कुछ प्रोसेस यूज होंगी जिनका यूज करके बता सकते हैं कि ये NaCl है, इसमें Na है और इसमें Cl है। और उसकी अमाउंट, कितनी अमाउंट है, जैसे किसी सॉल्यूशन में है, हमने किसी सॉल्यूशन में डाल दिया NaCl, तो उसमें पूछ लिया कि इसमें कितनी अमाउंट है NaCl की, तो उसे बताने के लिए कुछ मेथड यूज किए जाते हैं, कुछ प्रोसेस यूज की जाती है। उन सब प्रोसेस का यूज करके किसी भी सब्सटेंस की मात्रा को बताना या किसी भी सब्सटेंस की पहचान देना कि ये वाला केमिकल है, उसे क्या बोलते हैं? रासायनिक विश्लेषण। इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल एनालिसिस। थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि इस वीडियो में मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी, दोनों के लिए ही कंटेंट है। पहले हिंदी में है और फिर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो दोनों के लिए हेल्पफुल है। अब रासायनिक जो विश्लेषण है उसके दो प्रकार होते हैं। पहला है गुणात्मक विश्लेषण, दूसरा है मात्रात्मक विश्लेषण। इंग्लिश में बोलते हैं, गुणात्मक को बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस और मात्रात्मक को बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो फर्स्ट हम जानेंगे गुणात्मक विश्लेषण के बारे में। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, गुणात्मक मतलब गुणों को देखकर बताना। अब केमिस्ट्री है तो ऐसी ऊपर से देख के आप नहीं बता सकते, हालांकि करते हैं, कुछ फिजिकल प्रोसेस भी यूज करते हैं कि हमारा जो कंपाउंड है, जो हमें मिला है केमिकल, उसका कलर कैसा है, उसकी स्मेल कैसी है, वो जलने में कैसा है, ये भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो आप ऊपर से देख के कर सकते हैं, फिजिकली कर सकते हैं। तो एक तरीके से वो प्रॉपर्टी हो गई। तो उन्हीं गुणों का यूज करके बताना किसी भी केमिकल के बारे में गुणात्मक विश्लेषण है। और गुणात्मक विश्लेषण का जो प्रयोग है वो किसी भी सैंपल की पहचान करने के लिए, किसी भी नमूने की पहचान करने के लिए किया जाता है। दूसरा है मात्रात्मक विश्लेषण, जैसा कि इसके नाम में ही है मात्रात्मक, मतलब किसी भी सैंपल की मात्रा को बताने के लिए जिस विश्लेषण का यूज किया जाता है उसे बोलते हैं मात्रात्मक विश्लेषण। अब ये नीचे है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। केमिकल एनालिसिस। Chemical analysis may be stated as the application of a process or series of process to identify and or quantify a substance, the components of a solution or mixture, or the determination of the structure of chemical compounds. It means जो chemical analysis है उसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सैंपल की पहचान करने के लिए, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर किसी सैंपल की अमाउंट का डिटर्मिनेशन करने के लिए बहुत सारी प्रोसेस या कहें एक ग्रुप ऑफ प्रोसेस और मेथड आर यूज्ड which are known as chemical analysis. It is of two types. First, qualitative analysis, second, quantitative analysis.
फर्स्ट है क्वालिटेटिव एनालिसिस, नाम से पता चल रहा है क्वालिटेटिव, मतलब क्वालिटेटिव का मतलब है क्वालिटी, किसी भी सैंपल की क्वालिटी के बेस पर उसकी आइडेंटिटी बताना, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। सेकंड है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, नाम से पता चल रहा है क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी, किसी भी सैंपल की क्वांटिटी बताना कि किसी सॉल्यूशन में कोई भी केमिकल कंपाउंड कितनी अमाउंट में है, उसे बताने के लिए यूज किया जाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस का। अब पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में। तो जो 12th में है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमें क्या करना है, एसिडिक और बेसिक रेडिकल के एनालिसिस करना है या उनको आइडेंटिफाई करना है। उसी के लिए हम मेथड पढ़ेंगे, उसका प्रोसेस पढ़ेंगे, क्या प्रोसेस है। अब मैं बता देती हूँ आपको कि एसिडिक और बेसिक रेडिकल होते क्या हैं। सपोज एक साल्ट है, कैसा, इनऑर्गेनिक साल्ट है, जैसे हमने यहां सपोज कर लिया कि NaCl हमारा इनऑर्गेनिक साल्ट है। अब आपको पता है कि साल्ट बनते कैसे हैं, किसी एसिड की और बेस की रिएक्शन से। अगर NaCl बना है तो हमारा जो एसिड रहा होगा वो रहा होगा HCl प्लस बेस रहा होगा NaOH, और जब ये दोनों रिएक्ट किए होंगे तो एक तो इसमें H2O निकल गया होगा और बचा क्या होगा, Cl और Na, और ये दोनों ही मिलकर क्या बनाए हैं, साल्ट बनाए हैं। तो क्या है, इसमें एक हिस्सा NaCl में एक हिस्सा एसिड का है और एक हिस्सा बेस का है। तो देख लेते हैं, जो Cl माइनस आया है वो आया है एसिड से। एसिड क्या है, जो H प्लस आयन डोनेट करते हैं। तो अगर इसमें से H प्लस तो आपका एसिडिक हो गया, इसे निकाल दिया आपने, लेकिन जो Cl माइनस बचा वो किसका हिस्सा बचा, एसिड का, जो एक साल्ट के अंदर प्रेजेंट है। तो कह सकते हैं जो Cl माइनस है वो किसका पार्ट है, एसिड का, इसलिए ये क्या है, एसिडिक रेडिकल, मीन्स एसिड का रिमूविंग पार्ट या रेस्टिंग पार्ट Cl माइनस, इसे क्या बोलते हैं, एसिडिक रेडिकल। दूसरा जो Na है वो किसका पार्ट है, एक बेस का, तो ये Na क्या कहलाएगा, बेसिक रेडिकल। अब आप देखिए इसमें बेस में NaOH, OH पर तो आ जाएगा माइनस और Na पर आ जाएगा प्लस, इसीलिए जो साल्ट के अंदर Na प्लस उपस्थित है उसे पॉजिटिव या एनायन रेडिकल भी कैटायन रेडिकल भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है। सेम एज जो Cl माइनस है वो हमारे एक एसिड का पार्ट है और जिसके ऊपर चार्ज क्या है, निगेटिव, तो इसे बोलते हैं एनायन रेडिकल। ठीक है, तो NaCl में या किसी भी साल्ट में आप देख सकते हैं जो निगेटिव पार्ट है उसे बोलते हैं एसिडिक रेडिकल, क्योंकि ये जो हिस्सा आया है, ये जो पार्ट आया है किससे आया है, एसिड से, एसिड का पार्ट है ये, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, एसिडिक रेडिकल, बिकॉज इट कंटेन निगेटिव चार्ज, सो इट इज आल्सो नोन एज एनायन रेडिकल। सिमिलरली Na plus which come from a base, so it is known as basic radical because it contain positive charge, so it is also known as cation radical। हिंदी में समझेंगे कि जो Na प्लस है वो किसी क्षार का हिस्सा है, इसलिए इसे बोलते हैं क्षारीय मूलक, और इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसे क्या बोलते हैं, धनात्मक मूलक भी बोलते हैं। ऐसे ही Cl माइनस किसका हिस्सा है, एसिड का, इसलिए इसे अम्लीय मूलक बोलते हैं। इस पर निगेटिव चार्ज है इसलिए इसे क्या बोलते हैं, ऋणात्मक मूलक। तो ऐसे ही जब प्रैक्टिकल होगा, आपका प्रैक्टिकल कराएंगे तो उसमें क्या करना होता है, आपको एक साल्ट दिया जाएगा और उस साल्ट में आपको बहुत सारे मेथड यूज करके या बहुत सारी प्रोसेस लगाकर आपको बताना होगा
कि कौन सा इसमें एसिडिक रेडिकल है, कौन सा इसमें बेसिक रेडिकल है, क्योंकि आपके साल्ट बहुत सारे हैं, जैसे आपका MgCl2 हो गया, AlCl3 हो गया, FeCl3 हो गया, NaCl हुआ, या आपका KCl हुआ, बहुत सारे हैं। तो आपको बताया नहीं जाएगा कि KCl में कौन से हैं, आपको बहुत सारी टेक्निक कह सकते हैं या प्रोसेस यूज करनी होगी और उनको यूज करके बताना होगा कि साल्ट के अंदर कौन कौन से रेडिकल हैं। जब आप रेडिकल बता दोगे तो फिर साल्ट का नाम भी आपको पता लग जाएगा। फिलहाल यहाँ पे हम फाइल बनाने के और लिखने के पैटर्न के बारे में समझेंगे। अब हम पढ़ेंगे एसिडिक रेडिकल के बारे में। अब जो है आपके साल्ट बहुत सारे हैं इनऑर्गेनिक में, तो उन साल्ट को क्या किया गया है, साल्ट में जो एसिडिक रेडिकल है मीन्स निगेटिव आयन है या एनायन रेडिकल है, उन सबको उनकी जो प्रॉपर्टी है, कुछ रेडिकल की प्रॉपर्टी सिमिलरली है, मतलब सेम है, तो उसके आधार पर उन्हें क्या किया गया है, ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है, जिसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनायन रेडिकल या क्लासिफिकेशन ऑफ एसिडिक रेडिकल या अम्लीय मूलकों का वर्गीकरण। मतलब अलग अलग हिस्सों में इन्हें बांट दिया गया है। इनके 3 ग्रुप हैं और तीनों ग्रुप में कितने रेडिकल हैं, कितने मूलक हैं, वो हमें पढ़ने हैं। तो इस टेबल में वही बताया गया है। देखिए, फर्स्ट ग्रुप है प्रथम समूह, और इस समूह में जितने भी रेडिकल होंगे या जितने भी आयन होंगे, एनायन, वो सभी क्या करेंगे, तनु H2SO4 के साथ अभिक्रिया करने वाले होंगे। क्योंकि अभी बताया ना कि इन्हें जो क्लासिफाई किया गया है इनकी सिमिलर प्रॉपर्टी के आधार पर किया गया है। तो मतलब फर्स्ट ग्रुप में जितने भी आयन होंगे, जितने भी एनायन होंगे या एसिडिक रेडिकल होंगे, वो सभी तनु H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेंगे। इसलिए फर्स्ट ग्रुप में हमें क्या लेना है, तनु H2SO4। और इसके जो मूलक हैं वो कौन से हैं, कार्बोनेट है, सल्फाइड है, सल्फाइट है और नाइट्राइड है, नाइट्राइट है। ठीक है, ये सारे ही क्या होंगे, अगर जैसे क्या करते हैं, अगर कोई साल्ट हमें मिला है, हमें नहीं पता उसमें कौन सा एसिडिक रेडिकल है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ग्रुप अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, साल्ट को परख नली में लेंगे और परख नली में लेने के बाद उसमें तनु H2SO4 डाल देंगे। अगर उसमें तनु H2SO4 डाल देंगे तो इन चारों रेडिकल में से कोई रेडिकल होगा तो उसमें रिएक्शन होगी। अब ये कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन होगी, उसके लिए उसमें आपको या तो बबल्स बनते हुए दिखाई देंगे, बुलबुले जिन्हें बोलते हैं, या फिर भाप निकलती, मतलब गैस निकलती हुई दिखाई देगी आपको, या उस विलयन का, उस सॉल्यूशन का कलर चेंज आपको दिखाई देगा। अगर इन तीनों में से कुछ भी उसके अंदर हो रहा है तो आप समझ जाइए कि ये जो फर्स्ट ग्रुप है इसे दुर्बल समूह भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो एसिड है कैसा है, दुर्बल। तो अगर कोई भी रिएक्शन उसमें हो रही है तो आप समझ जाइए कि इसमें दुर्बल समूह उपस्थित है। अब इनमें से कार्बोनेट होगा, सल्फाइड होगा, सल्फाइट होगा या नाइट्राइट होगा, ये हम पता करेंगे कंफर्मेटरी टेस्ट से, वो आगे बताएंगे कैसे करना है। सेकंड समूह है सांद्र H2SO4 समूह, मतलब वो रेडिकल जो सारे सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेंगे, जिसमें है आपका Cl-, Br-, I-, NO3-, C2O4-2, CH3COO-। पहला क्लोराइड है, फिर ब्रोमाइड है, आयोडाइड, नाइट्रेट, ऑक्जेलेट और एसीटेट। थर्ड ग्रुप है स्वतंत्र समूह। स्वतंत्र समूह ने इसलिए बोलते हैं, ना तो ये तनु H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे, ना ही सांद्र H2SO4 के साथ। जब इन दोनों में से कुछ नहीं होगा फिर हम समझ जाएंगे कि हमारा थर्ड समूह उपस्थित है, जिसमें हमारे 2 हो सकते हैं, सल्फेट या फॉस्फेट। और इनके लिए स्पेसिफिक टेस्ट हैं, विशिष्ट टेस्ट हैं, जिनका हम यूज करके पता लगाएंगे कि सल्फेट है या फॉस्फेट है। और वो विशिष्ट टेस्ट कौन कौन से हैं, स्पेसिफिक टेस्ट कौन कौन से हैं, वो हम आगे बताएंगे। अब ये नीचे दी गई है टेबल इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो यहां से इंग्लिश मीडियम वाले नोट कर लेंगे। इसके बाद आगे पढ़ेंगे। जैसे हमने क्लासिफिकेशन एसिडिक रेडिकल का पढ़ा, वैसे ही हम
बेसिक रेडिकल का भी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कैटायन रेडिकल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 6 समूह हैं, 6 समूह हैं, और 0 को लगा दिया जाए तो 7 हैं। जो निगेटिव वाले, पॉजिटिव वाले हैं, या कहें हम क्षारीय मूलक हैं, उनके 7 समूह हैं, और 7 के 7 समूह का एक अलग अलग समूह अभिकर्मक। समूह अभिकर्मक का मतलब ये है कि जो जिस ग्रुप का होगा वो उसी समूह अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करेगा। तो देखिए, पहला है हमारा शून्य समूह, जिसका समूह अभिकर्मक है तनु NaOH। समूह अभिकर्मक का क्या मतलब है कि जब आपने साल्ट डाल दिया, मतलब जैसे शून्य समूह का तनु NaOH है, तो आप परख नली लेंगे, परख नली में जो भी आपको साल्ट गिवन है वो डाल देंगे, उसकी अमाउंट 0.5 ग्राम आप उसमें डाल देंगे, और उसके बाद जो आपका समूह अभिकर्मक है, जैसे शून्य है, तो हम क्या करेंगे, शून्य से ही स्टार्ट करेंगे, चाहे हमारे छठे ग्रुप का हो, चाहे 7वें का हो, चाहे 8वें का हो, किसी का, 7वां और 8वां तो है नहीं, 4th का हो, 5th का हो, 6 का हो, 2 का हो, 3 का हो, किसी का भी हो, लेकिन स्टार्ट हमें शून्य से ही करना है। तो अगर शून्य समूह का रेडिकल होगा तो वो NaOH के साथ प्रेसिपिटेट हो जाएगा, मतलब अपना अवक्षेप बनाएगा, या कहूँ दूसरे सिंपल सी लैंग्वेज में कि वो रिएक्शन करेगा, तो उस समय पता चल जाएगा कि ये हमारे शून्य समूह का है। ठीक है, रेडिकल की पहचान करने के लिए समूह अभिकर्मक आपको याद होने चाहिए। तो देखिए, शून्य समूह है, और शून्य समूह का जो समूह अभिकर्मक है वो है तनु NaOH, और इसका जो रेडिकल है वो है NH4+। इसमें केवल एक ही रेडिकल है। दूसरा है प्रथम समूह। प्रथम में जो समूह अभिकर्मक है वो है तनु HCl या डाइल्यूट HCl, और इसमें जो रेडिकल है वो है Pb+2 Ag+ Hg2+2। सेकेंड है तनु HCl की उपस्थिति में H2S गैस, समूह अभिकर्मक। इंग्लिश मीडियम वाले भी यहीं से नोट करेंगे, H2S गैस इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। इसके जो रेडिकल हैं वो है Pb+2 Cu+2 As+3। वैसे ही थर्ड है, थर्ड में है जो समूह अभिकर्मक है वो है NH4Cl की उपस्थिति में NH4OH या NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। इसके जो रेडिकल है वो है Fe+3 Al+3 Cr+3। सिमिलरली फोर्थ समूह है हमारा, जिसका समूह अभिकर्मक है NH4OH की उपस्थिति में H2S गैस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसे, H2S गैस इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH, और इसके रेडिकल हैं Ni+2 Mn+2 Zn+2 CO+2। अगला समूह है फिफ्थ, और इसका जो समूह अभिकर्मक है वो है NH4OH की उपस्थिति में NH4 का होल ट्वाइस CO3, मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अमोनियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH, और इसके रेडिकल हैं Ca+2 Ba+2 Sr+2। लास्ट ग्रुप है सिस्टम या 6, और इसका जो समूह अभिकर्मक है वो है NH4OH की उपस्थिति में डाई सोडियम हाइड्रोजन फोस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH, और इसमें एक ही रेडिकल है वो है Mg+2। ये तो था हमारा क्लासिफिकेशन। अब कैसे कैसे मेथड अप्लाई करना है वो हम आगे जानेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हम अम्लीय मूलकों के परीक्षण के बारे में पढ़ेंगे। परीक्षण का मतलब है आप कैसे उसमें मेथड अप्लाई करेंगे, क्या करना है, वो सारा प्रोसेस आप यहाँ पर जानेंगे। और यहाँ करके नहीं दिखाया जाएगा, आपको लिखने का पैटर्न बताया जा रहा है कि कैसे आपने लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले जो चलना है हमें फर्स्ट ग्रुप से चलना है। तो फर्स्ट ग्रुप था हमारा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल परीक्षण, या इसे बोलते हैं दुर्बल समूह परीक्षण, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोनेट के लिए परीक्षण। तो सबसे पहले क्रम संख्या डाल देनी है, फिर प्रयोग, एक टेबल बनानी है जिसमें 4 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट में क्रम संख्या, प्रयोग, सेकंड में निरीक्षण, तीसरे में अनुमान। प्रयोग में जो प्रोसीजर आपको करना है, जो मेथड आप करेंगे, निरीक्षण में जो आप देखेंगे, जो आपने ऑब्जर्व करेंगे,
जब आपने प्रैक्टिकल किया तो उसके टाइम जो आप ऑब्जर्व करेंगे और उससे आपने क्या अनुमान लगाया, क्या आपका कंक्लूजन निकला, वो इसमें लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले प्रयोग फर्स्ट करते हैं। एक स्वच्छ एवं शुष्क परख नली में लवण की 0.5 ग्राम मात्रा लेते हैं। सिमिलरली आपको लैब में करना भी है तथा इसमें 2-3 ml तनु H2SO4 मिलाते हैं और हल्का गर्म करते हैं अगर आवश्यकता हो तब। ये हमने कर दिया। उसके बाद हम देखेंगे परख नली में कि क्या हो रहा है उसमें। तो निरीक्षण में क्या होगा, तीव्र बुदबुदाहट के साथ रंगहीन व गंधहीन गैस निकलती है। तो उससे हम क्या अनुमान लगाएंगे कि हमारा दुर्बल समूह उपस्थित है, क्योंकि जो भी साल्ट आपको मिला है उसने तनु H2SO4 के साथ अभिक्रिया कर ली, इसलिए हमें क्या अनुमान लग जाएगा कि उसमें दुर्बल समूह उपस्थित है। ठीक है, क्योंकि कलरलेस है और ओडरलेस गैस है, तो उससे हमें यह भी संभावना हो जाएगी कि उसमें क्या हो सकता है, कार्बोनेट हो सकता है। अब जब हमें यह संभावना लगी है कि कार्बोनेट हो सकता है, तो फिर हम उसका निश्चित करेंगे उसे। अभी तो केवल संभावना व्यक्त की है, फिर हमें उसे क्या करना है, निश्चित कि कंफर्म, उसमें कंफर्मेटरी टेस्ट करना है। तो कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए क्या करना है, जो परख नली में वो गैस निकलती है उस गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं। ठीक है, तो चूने का पानी में जब प्रवाहित करेंगे तो फिर आप उसमें निरीक्षण करेंगे तो चूने का पानी क्या हो जाएगा, दूधिया रंग का हो जाएगा। तो उससे आपको अनुमान लग जाएगा कि कार्बोनेट उसमें क्या है, निश्चित है। फिर तीसरा भी इसका कंफर्मेटरी टेस्ट है। टाइम हो तो कर लेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन लिखना है आपको। उसी गैस को क्या करना है, चूने के मतलब गैस की अधिक मात्रा को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं, देर तक करते हैं। तो उससे क्या होगा, जो चूने का दूधिया रंग है वो पानी का दूधिया रंग खत्म हो जाएगा। तो उससे क्या कंफर्म हो जाएगा कि हमारा कार्बोनेट इसमें निश्चित है। ये तो हुआ लिखने का, और ऐसे ही सेम करना भी है। अब इसके बाद है ये रिएक्शन, कि जो आपने किया उसकी रिएक्शन क्या है, किस वजह से वो दूधिया रंग हुआ था, किस वजह से वो दूधिया रंग गायब हो गया, उसका पता चलेगा इन रिएक्शन में। और ये रिएक्शन जब आपको फाइल में लिखनी है तो वन साइड पेपर फाइल लेनी है। तो जो ये लिखना है, ये तो लिखना है लाइनिंग वाले पेपर पर, लेकिन ये जो रिएक्शन लिखनी है जहां पर आपने लाइनिंग वाले पेपर में कार्बोनेट का परीक्षण या टेस्ट लिखा है, उसी के लेफ्ट हैंड वाले पेपर पर, जो वन साइड मतलब कि प्लेन पेपर पर आपको ये रिएक्शन नोट करनी है। पहले टेस्ट की रिएक्शन है Na2CO3 प्लस H2SO4। जब आपने परख नली में साल्ट लिया था और उसमें H2SO4 मिलाया था, तो उसी की ये रिएक्शन है। तो उसमें क्या हुआ था, सोडियम सल्फेट बना था प्लस H2O बना था और कार्बन डाइऑक्साइड की गैस निकली थी, जिसका कलरलेस थी और ओडरलेस थी। ठीक है, अब हमने CO2 को किस में प्रवाहित किया, चूने के पानी। चूने के पानी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो जब चूने के पानी ने CO2 से रिएक्शन की तो उसने क्या बना लिया, कैल्शियम कार्बोनेट। और आप जानते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो है अवक्षेप बनता है और वो सफ़ेद रंग का होता है, जिसकी वजह से जो वो चूने का पानी था वो कैसा हो गया था, दूधिया रंग का। अब हमने क्या किया, उस गैस को जब अधिक मात्रा में प्रवाहित किया तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसने रिएक्शन की और वो किस में बदल गया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट में। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैसे रंग का होता है, कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता। इस वजह से जो चूने के पानी का दूधिया रंग था वो समाप्त हो गया था। अब अगला है हमारा सल्फाइड, दुर्बल समूह का ही है। सल्फाइड का परीक्षण पढ़ेंगे, सेम टेबल बनाएंगे, प्रयोग वही, स्वच्छ और परख नली में लेंगे 0.5 ग्राम लवण और उसमें तनु H2SO4, उसे हीट कर लेंगे। अब निरीक्षण आपको करना है, अगर उसमें सल्फाइड होगा तो उसमें जो गैस निकलेगी वो रंगहीन और सड़े अंडे जैसी गंध वाली होगी, मतलब बहुत बेकार सी आएगी। तो उससे आपको संभावना होगी कि उसमें S-2 मतलब सल्फाइड हो सकता है। देखिए कार्बोनेट में क्या था, ना तो स्मेल आ रही थी ना ही कलर था, तो उससे हमें क्या संभावना हुई थी कि कार्बोनेट है। लेकिन अगर सल्फाइड होगा तो उसमें बदबू वाली गैस निकलेगी, कलर तो नहीं होगा लेकिन बदबू आएगी, तो उससे हमें संभावना हो जाएगी कि उसमें सल्फाइड हो सकता है। लेकिन अभी हमें कन्फर्मेशन नहीं हुआ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे। कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या है सल्फाइड का, जो परख नली के
परख नली से गैस निकल रही थी, उसके मुख पर हम क्या करेंगे, एक फिल्टर पेपर को लेड एसीटेट के विलयन से भिगो लेंगे और भिगोकर उस परख नली के मुंह पर लेकर जाएंगे। जब उसके मुख पर लेकर जाएंगे तो उस गैस की वजह से जो फिल्टर पेपर है आप देखेंगे कि वो क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा, जिससे आपका सल्फाइड जो है कंफर्म हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट, ये तो हो गया हमारा सल्फाइड का। जितने भी हम परीक्षण कर रहे हैं सबकी रिएक्शन मैंने एक साथ ही लिख दी है लास्ट में, तो वो रिएक्शन मैं वहीं पर बताऊंगी। आपने जहां पर सल्फाइड का परीक्षण लिखना है लाइनिंग वाले पेपर पर, वहीं उसके जस्ट सामने जो प्लेन पेपर है वहीं पर रिएक्शन लिखनी है। ठीक है। अब अगला है हमारा सल्फाइड SO3-2 के लिए परीक्षण। तो पहला प्रयोग वही होगा, परख नली लेंगे, स्वच्छ होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, उसमें लबर डाल लेंगे 0.5 ग्राम और 2-3 ml उसमें तनु H2SO4 डाल देंगे और उसे हीट कर देंगे। अब उसका निरीक्षण करेंगे, देखेंगे उसे, तो क्या होगा, जलते गंधक की गंध वाली रंगहीन गैस निकलती है। अब गंधक की स्मेल आपने सूंघी होगी, जैसे पटाखों में आती है, तो उस तरीके की स्मेल आएगी और गैस निकलेगी, उसका कोई कलर नहीं होगा। तो उससे आपको संभावना होगी कि उसमें सल्फाइड हो सकता है। लेकिन यहीं पर नहीं छोड़ेंगे, उसका कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे और उसका कंफर्मेटरी टेस्ट में क्या करेंगे, एक फिल्टर पेपर लेंगे और उसे पोटेशियम डाइक्रोमेट से भिगो लेंगे और भिगोकर उस परख नली के मुख पर लेकर जाएंगे। तो जब उसके मुख पर लेकर जाएंगे तो फिल्टर पेपर कैसा हो जाएगा, हरा। सल्फाइड में क्या हो रहा था, काला हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वो हरा हो जा रहा है। तो उससे कंफर्म हो जाएगा कि इसमें सल्फाइड है। ठीक है। रिएक्शन आगे पढ़ेंगे। अब हमारा है नाइट्राइट। पहला प्रयोग वही है, परख नली में लेंगे, इतने ग्राम लवण लेंगे और तनु H2SO4 और हीट करेंगे। निरीक्षण में देखिए हल्के भूरे रंग की तीक्ष्ण गंध युक्त गैस निकलती है। देखिए इसमें कलर भी आ गया, भूरा रंग, ब्राउन कलर आ गया उसमें, और तीक्ष्ण गंध वाली, मतलब आपसे स्मेल नहीं कर सकते, छींक आने लगेंगी, इस टाइप की गैस उसमें से निकलेगी। तो आपका क्या होगा, नाइट्राइट संभव। अब उसका कंफर्मेटरी टेस्ट क्या करना है, उसी गैस को FeSO4 के विलयन में प्रवाहित करेंगे। तो जो FeSO4 का विलयन है वो कैसा हो जाएगा, काला भूरा। तो उससे हमारा कंफर्म हो जाएगा कि NO2- निश्चित है। अगर ये प्रयोग ना करना चाहो तो हम ये भी कर सकते हैं। उस परख नली के मुख पर क्या ले जाएंगे, स्टार्च और पोटेशियम आयोडाइड के विलयन से भिगा हुआ फिल्टर पेपर। तो फिल्टर पेपर कैसा हो जाएगा, नीला। उससे भी हमारा नाइट्राइट कंफर्म हो जाएगा। अब ये नीला क्यों हुआ, काला क्यों हुआ, ये पता चलेगा रिएक्शन में। तो आगे इसकी रिएक्शन पढ़ेंगे। ये सल्फाइड की रिएक्शन है, सल्फाइड की, सॉरी, S-2 की। तो देखिए सबसे पहले जो साल्ट लिया था वो हमारा Na2S हुआ, उसमें H2SO4 डाल दिया, तो क्या बना, Na2SO4 प्लस H2S। वो जो गैस निकली थी वो किसकी थी, H2S की, जिसमें सड़े हुए अंडे जैसी आ रही थी। अब H2S गैस को किससे रिएक्शन कराना है, लेड एसीटेट से, जो आप फिल्टर पेपर लेके गए थे। तो उस लेड एसीटेट ने H2S से रिएक्शन करके क्या बना लिया, एसिटिक एसिड CH3COOH और लेड एसीटेट, सॉरी लेड सल्फाइड, जिसका कलर होता है काला। लेड सल्फाइड की वजह से ही फिल्टर पेपर का रंग कैसा हो गया था, काला। ठीक है। अब है सल्फाइड से संबंधित अभी क्रियाएं। तो यहाँ पर क्या था, साल्ट था और साल्ट में क्या डाला था, H2SO4। तो उसने बनाया था Na2SO4 H2O, और जो वो गैस निकली थी जिसमें तीक्ष्ण गंध आ रही थी, ब्राउन कलर की गैस थी, वो कौन सी थी, सल्फर डाइऑक्साइड। और जो दूसरा प्रैक्टिकल था, पोटेशियम डाइक्रोमेट का विलयन उसमें डाल रहे थे। तो ये जो SO2 है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट से रिएक्शन करके बना लेती है क्रोमिक सल्फेट, जिसका रंग होता है हरा, और इसी वजह से वो फिल्टर पेपर कैसा हुआ था, हरा हो गया था। नेक्स्ट है नाइट्राइट से संबंधित। तो देखिए ये साल्ट है, उसमें H2SO4 आपने मिला दिया तो बना Na2SO4 और HNO2। HNO2 को बोलते हैं नाइट्रस एसिड। और ये जो नाइट्रस एसिड है ये टूटता है किसमें, नाइट्रिक ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और H2O में। ये उस विलयन के अंदर ही रिएक्शन चलती हैं।
और नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस है वो भूरी रंग की होती है, इसलिए भूरे रंग की गैस निकल रही थी उसमें से, और तीक्ष्ण गंध वाली। और इसी गैस को हमने किस में डाला था, पोटेशियम आयोडाइड में और प्लस स्टार्च में। तो वहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ने पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करके बनाया था पोटेशियम, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और आयोडीन। और ये जो आयोडीन है वो स्टार्च से रिएक्शन करके क्या बना रहा था, स्टार्च आयोडाइड, जिसका रंग था नीला। इसीलिए हमें जो विलयन वो कैसा मिल रहा था, नीले रंग का। ठीक है, ये हमारा हुआ दुर्बल समूह वाला सारा। दुर्बल समूह में हमारे कौन कौन से थे, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइट, नाइट्राइट। कल जो वीडियो हम डालेंगे वो डालेंगे प्रबल समूह वाली, कंसंट्रेट H2SO4 वाली। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी लिंक, उसमें इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश मीडियम के नोट करेंगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी मीडियम का नोट करेंगे। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।